हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज अपना टॉपिक होगा जनरल साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, इन्वायरमेंटल भी आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं फिजिक्स का कौन सा पोर्शन आज लेने वाला हूं। फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के एटम एटम होता है परमाणु, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति में से पूछे जाएंगे। बायोलॉजी का टॉपिक होगा ब्लड एंड सेल्स, ब्लड एंड सेल्स, कोशिका और रक्त के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ये दोनों पोर्शन आज वाले क्विज में नहीं है। इसमें भी वही 20 क्वेश्चन होंगे। आपका जो भी आंसर है उसको जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों। तो आज अपन जनरल साइंस का क्विज, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अभी जनरल साइंस का क्विज ही चलेगा 2-3 दिन। तो अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके बीच में मैं आ रहा। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, देखो। 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी मिली। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी मिली। तो मैं आपको बताना चाहूं, मैं इंग्लिश में भी हर चीज को बोलूंगा, हर टर्म को बोलूंगा इंग्लिश में। वैसे तो बायोलॉजी के प्रश्न इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी फिर भी कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी है, लेकिन नहीं पता चले तो मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा। परमाणु का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम। प्रिंसिपल ऑफ एटम 1903 में सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है डोल्टन, बी ऑप्शन है जे थॉमसन, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड, डी ऑप्शन है गोल्डस्टीन। तो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी ये बताना है कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया। हु गेव प्रिंसिपल ऑफ एटम इन 1903। 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जे थॉमसन। जिसने भी बी ऑप्शन जवाब दिया है उसका करेक्ट जवाब है, सही जवाब है। तो आप कमेंट कर सकते थे, जिसने बी किया वो करेक्ट आंसर है। अपन दोस्तों बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्वेश्चन बहुत प्रॉपर्ली दिख रहे होंगे, आराम से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? मतलब एटम का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? मैं इंग्लिश में भी टर्म बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, डोल्टन का मॉडल और इनमें से कोई नहीं। ये वैसे ही इंग्लिश टर्म ही है जो हिंदी में लिखी हुई है। थॉमसन, ये सब इंग्लिश वर्ड ही है। तो क्रिसमस पुडिंग के समान कौन सा मॉडल है? अब जल्दी से जल्दी आंसर दे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। जिसने भी ए ऑप्शन दिया उसका सही जवाब है ना। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों है कि परमाणु की संरचना में वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? वर्तमान अवधारणा मतलब मॉडर्न जो चल रहा है उसमें परमाणु की संरचना किसने बताई? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वर्तमान अवधारणा। इसकी वर्तमान अवधारणा मतलब प्रेजेंट में जो चल रही है वो स्ट्रक्चर किसने दिया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी जे थॉमसन। आपको करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा मतलब मॉडर्न अभी जो चल रहा है वो रूप दिया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नील्स बोर। बोर नहीं है, ये बोर भी लिख सकते हैं, बोर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नील्स बोर है ना, आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो नील्स बोर के अनुसार परमाणु की संरचना मिलती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जिसने भी सी दिया है उसका करेक्ट जवाब है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस परमाणु का नाम बताइए, उस एटम का नाम बताइए जिनमें न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। मतलब जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा कौन सा? ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, हाइड्रोजन में होते हैं, फास्फोरस में होते हैं या सोडियम में? जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों। ये कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है, न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, यानी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ओनली प्रोटॉन ही होते हैं।
है ना, उसका भार ओनली प्रोटॉन से ही व्यक्त किया जाता है, न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपको बता दूं ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉन होते हैं, फास्फोरस और सोडियम में भी न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, यहाँ 1H1 लिखते हैं हाइड्रोजन को। तो इसका परमाणु भार जो मैं बोलना चाहूँ वेट, वो भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन हाइड्रोजन होगा जिसमें जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूक्लियस ऐसा होता है जिसमें, न्यूक्लियस मतलब नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसकी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं दोस्तों। अब अपन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम है? कौन सा मॉडल है जो परमाणु की स्थिरता, मतलब स्टेटिक है क्या एटम, उसकी एटम की स्टेटिक्स को बताता है कि स्टेटिक है या नहीं? कौन सा मॉडल बताता है कि परमाणु स्टेटिक है, स्थिर है, एक जगह ही रहता है, डायनेमिक नहीं है, स्टेटिक है? स्टेटिक एलिमेंट के बारे में, स्टेटिक एटम के बारे में कौन सा मॉडल बताता है? बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी दोस्तों आप आंसर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा मॉडल है जो स्टेटिक एटम को बताता है, परमाणु की स्थिरता को बताता है कि परमाणु स्थिर रहता है। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा रदरफोर्ड का मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी बी ऑप्शन आंसर दिया दोस्तों उसका करेक्ट जवाब है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, मतलब हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन 1932? किसने न्यूट्रॉन की डिस्कवर किसने किया, किसने खोज की थी न्यूट्रॉन की? आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल साइंस ज्यादातर लोग इंग्लिश में भी पढ़े रहते हैं, तो बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ ताकि आपको दोनों ही लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैं हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में 2-3 बार डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो आप आराम से समझ पा रहे हैं। ऑप्शन बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक या चार्डविक, एक ही बात है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो आप बताइए कि 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था 1932 में? तो आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए दोस्तों। चैडविक होगा, गोल्डस्टीन होगा, रदरफोर्ड होगा, या जे थॉमसन होगा? जल्दी से जल्दी आपका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इसका आंसर होगा। अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, एक ट्रिक बताता हूं, ईंट पर नाच, है ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। तो अंगने पे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, है ना, ये ईंट पर नाच बोल रहा हूं, है ना। ईंट मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टी फॉर थॉमसन, थॉमसन थॉमसन, ये ना थॉमसन ने की। अच्छा, थॉमसन ने की। पी पे फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? आर फॉर रदरफोर्ड ने। एन फॉर न्यूट्रॉन खोज किसने की? चेप और चैडविक, चेप और चैडविक। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों, ईंट पर नाच, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस, है ना, और बहुत मेहनत का नतीजा है, जिससे कि आपको वे पता चलने लग जाते हैं कि हर में आंसर आ रहा है, तो उससे आप ट्रिक बना सकते हो। बनाई गई ट्रिकें और स्टोरी आपको जिंदगी में साथ देती है, रटी हुई चीजें कभी साथ नहीं देती। तो ईंट पे नाच से यहाँ पे न्यूट्रॉन इक्वल टू चेप और चैडविक, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। तो जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट जवाब है। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो यहाँ पे आपको बताना है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम कौन सी करेक्ट है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिखा है ताकि इंग्लिश मीडियम बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं हो। 281 है, 821 है, 218 है, 282 है। आपको बताना है दोस्तों कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2,8,1 होगा, 8,2,1 होगा। सिमिलरली सी और डी ऑप्शन आप देख के बता सकते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, मैं यहाँ पे तब तक कुछ और चीजें समझा रहा हूँ, तब तक आप कमेंट कर सको। मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये सोडियम Na से लिखते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। तो सोडियम में 11 होने के लिए इनका टोटल सम 11 होना चाहिए। देखो इसमें भी 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है, लेकिन इसमें 12 आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो कट ही गया, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूं तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहले कोर्स में बात करें, फर्स्ट अपन ऑर्बिट में बात करें तो 1s2 आएगा, दूसरे में बात करें तो 2s2 और 2p6 आएगा। मतलब एस ब्लॉक, यहाँ पे एस ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक भी आ गया क्योंकि p2 से स्टार्ट होता है ना, तो उस हिसाब से आगे। और अगले में 3s1 पे रुक जाता है क्योंकि आगे 11 खत्म हो चुके हैं, तो 2 और ये दूसरी कक्षा 8 ये ऑक्टेट बनाता है। ये 2 है, इसमें 8 होते हैं, अगले में और ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें और भी आ जाते हैं, डी आ जाता है, अगले में एफ आ जाता है, तो एस पी डी एफ वो 4 होते हैं, तो वो आते जाते हैं। एस 1 से स्टार्ट होता है, पी दोस्तों अपन बात करें तो पी अपना 2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 281 इसका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281 होगा, 281 है ना, तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उसका करेक्ट जवाब है। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न अपने बीच में है। अगला प्रश्न क्या, आराम से देख सकते हो आप। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? आपकी बायोलॉजी शुरू हो चुकी है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कान खड़े कर लीजिए अपने, है ना, बायोलॉजी आपके बीच में स्टार्ट हो चुकी है, तो आप बायोलॉजी के प्रश्नों का जल्दी से जल्दी उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी कैलकुलेशन सोचनी पड़ सकती है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ भी सोचना नहीं होता, ओनली रट्टाफिकेशन होता है। मतलब आपको याद रहने होने चाहिए, 0-1 होता है जीके की तरह, आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और यदि आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, रक्त का मुख्य कार्य क्या? रक्त ब्लड को कहते हैं दोस्तों, ब्लड। ब्लड का व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ब्लड? ब्लड का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है उसका? ब्लड का कार्य बताइए। प्रिवेन होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, सुरक्षा प्रोटेक्शन होता है, या विनिमय रेगुलेशन होता है? विनिमयन, विनिमय नहीं, विनियमन, मतलब रेगुलेशन। तो बताइए, ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन होता है, या रेगुलेशन होता है? अब जल्दी से जल्दी, या उपरोक्त सभी, ए बी सी डी में से कमेंट करना है आपको। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ब्लड? ब्लड का मेन वर्क क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है ब्लड का? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। ब्लड एक ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और रेगुलेशन भी होता है, तो तीनों की तीनों क्रियाएं ब्लड के अंदर होती है। तो ये ब्लड के बारे में बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप जल्दी आंसर दे, अब टाइम लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है बायोलॉजी में दोस्तों। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, वो नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए। अब देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में बता रहा हूं, के रूप में जाना जाता है। मतलब आरबीसी को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? एंथ्रोसाइट्स के रूप में, प्लेटलेट्स के रूप में, ल्यूकोसाइट्स के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मीन्स यू कैन सी इन इंग्लिश ऑल्सो एंथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। अब बताइए, आरबीसी को, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी को रूप में जाना जाता है किसके रूप में? खाली जगह मतलब क्वेश्चन वाचक किसके रूप में जाना चाहता है? तो ऑप्शन ए होगा एन एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आप आंसर क्लिक करें दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? तो आपको बता दूं, इसका आंसर एरिथ्रोसाइट्स होगा दोस्तों। ये आरबीसी में काम में आता है। और आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाहूं तो दो देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है ना। आरबीसी में ये एरिथ्रोसाइट्स होता है। और आपको बता दूं, डब्ल्यूबीसी, एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, मैंने कहा कि अपन यहाँ पे 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको 50 क्वेश्चन जितनी जानकारी दे दूंगा। देखो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी ये ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, तो ये ल्यूकोसाइट्स तो डब्ल्यूबीसी होता है, और ये एरिथ्रोसाइट्स ये आरबीसी होता है। तो यहाँ पे आरबीसी का पूछा गया था, तो यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन है, जिसने भी ए दिया है उसका सही जवाब है। और मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ कि ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के रूप में, या डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बायोलॉजी की भी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत ये लॉकडाउन का कितना फायदा मिल रहा है, देखो इंटरेस्टिंग थिंग्स वी आर गेटिंग, अपन मिल रही है, बहुत सी चीजें अपने को मिल रही है। देखो दोस्तों, ये प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स का एक क्या नाम है? प्लेटलेट्स का एक और क्या नाम है? देखो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइटस, थ्रोम्बोसाइटस, और ग्लोब्युलिन साइट, ग्लोबुलिन।
ग्लोब्यूलिन, जल्दी बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी, आपके 4 ऑप्शन आपके बीच में है दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके बीच में दिए जा चुके हैं दोस्तों, तो आपको जल्दी से जल्दी एक कमेंट करना है। तो ये इसमें क्या होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों। इसकी बात बताऊं, इसमें होगा थ्रोम्बोसाइट्स, ये वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। थ्रोम्बोसाइट्स करेक्ट आंसर होगा। ये प्लेटलेट्स को इस और नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, है ना सर। आप वैसे कैसे सर, है ना, सबकी जानकारियां दूंगा, है ना, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, है ना, चाहे संस्कृत हो, सबको, है ना। और मेरे साथी है, कोई भी साथी बुरा ना माने, देखो, है ना, सबकी आपको जानकारी मिलेगी आराम से। आप तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में जानकारी बताता हूँ, ये कहाँ से उत्पादित होता है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला जो चीज है, ये थ्रोम्बोसाइट अस्थि मज्जा से होता है, अस्थि मज्जा, है ना, अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा क्या होती है, हिंदी वाले तो समझ गए अस्थि मज्जा, इंग्लिश वाले को बताना चाहूं तो ये बोन मेरो है, बोन मेरो, है ना। आप दांत दे सकते हैं, यदि सही आ रहा है तो आप कह सकते हैं हाँ सर सही बता रहे हो सर। अस्थि मज्जा से उत्पादित होने वाली एक विशेष प्रकार की रक्त कोशिका है ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। ये क्या है, अस्थि मज्जा से उत्पादित या बोन मेरो से उत्पादित होने वाली एक महत्वपूर्ण, एक स्पेशल रक्त कोशिका है, मतलब ब्लड सेल है। तो आपको अब चलते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कि उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है, गैसें पाई जाती है, पोषक तत्व या उपयुक्त सभी। आपको बताना है दोस्तों उन घटकों के नाम, मतलब कंपोनेंट्स के नाम बताना जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए बोल दूं कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मीन्स यू हैव टू टेल नेम ऑफ द कंपोनेंट्स इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन से घटक पाए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले आपके लिए तो लिखा हुआ है, फिर और बोल दूं हिंदी मीडियम के लिए, उन घटकों का नाम बताइए जिसमें, जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। आपको बताना है कि प्रोटॉन पाया जाता है, गैस पाई जाती है, पोषक तत्व पाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आंसर गलती से लिख दिया था मैंने, तो लिखने में आ गया था इसलिए मैंने उसको नीचे रखा था दोस्तों। तो प्रोटीन, गैसें, पोषक तत्व, ये तीनों सब उपयुक्त सभी इसका आंसर है। तो आपको मैं बताना चाहूं कि प्लाज्मा में होता क्या क्या है। तो देखो, एक तो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, एक गैस होती है, पोषक तत्व होता है, और एक अमीनो एसिड भी होता है। इसमें अमीनो एसिड भी होता है ना, दोनों समझ जाओगे, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश में लिख दिया इसलिए अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। एक एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी। अब अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब आरबीसी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के किसी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी है, इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन सी है, लाल रक्त कणिकाएं नाभिक का अभाव होता है, इसमें नाभिक नहीं होता है। डी उपरोक्त सभी। इंग्लिश मीडियम के लिए बोलना चाहूं तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर आरबीसी। फर्स्ट इज, लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में, बॉडी के प्रत्येक सभी कोशिकाओं तक ले जाता है, एवरी सेल तक ले जाता है। सेकंड, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। थर्ड, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सही जवाब है, ए बी सी डी। दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर सही जवाब है उपरोक्त सभी। न्यूक्लियस का भी अभाव होता है। लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस मतलब नाभिक नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। जो दोस्तों अपनी ब्लड की जांच कराते हैं ना, हीमोग्लोबिन कितना है, जैसे मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा 16 है ना, बहुत जनों का 12-13, किसी का कितना, मेरा बहुत अच्छा है 16 है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जांच अपन करा सकते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस का अभाव होता है। और ये आरबीसी है जो अपने किसी भी ऑक्सीजन को शरीर के किसी भी भाग
तक पहुंचा सकती है। तो ये इसके बारे में जानकारी। अब अपन मिल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल WBC को कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो बताइए, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? कितने भागों में बांटा गया आपको बताने हैं दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें आपका जो भी आंसर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन इसका आंसर होगा जिसमें 2 होगा। 2 WBC को, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है। वो 2 भाग भी आपको मैं बता दूं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होता है एग्रानोसाइट्स। दोनों मिलके, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होता है एग्रानोसाइट्स। एग्रानोसाइट्स दोनों मिलके क्या बनते हैं? ल्यूकोसाइट्स। दोनों मिलके ल्यूकोसाइट्स बनते हैं जिसको WBC कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, बहुत चीजें हैं जो आपको मिल पा रही है, बहुत चीजें नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ चीजें तो है जो आपको आ पा रही है। वैसे तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जहां पे जीके आती है वहां पे GS पक्का आती है। जनरल साइंस, ये जनरल साइंस में आता है। तो आप ऐसे याद रखें कि श्वेत रक्त कोशिका 2 भागों में बांटी जाती है। बस ये तो मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसको एक्स्ट्रा जानकारियां ले रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा जानकारियां भी उसको प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स आ चुकी है दोस्तों आपके सामने। अब फिजिक्स आ चुकी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दौर खत्म हो चुका है, अब फिजिक्स आपके सामने है। निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों? निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मतलब केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है दोस्तों? बताइए, जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं दोस्तों। लाउड स्पीकर है, सौर सेल है, बैटरी है, विद्युत मोटर है, क्या है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बता सकते हैं आप क्या है। तो आपको बता दूं, आप ऑप्शन जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका ऑप्शन होगा ए, बैटरी। जिसको अपन ऐसे बनाते हैं ना, बैटरी, ये बैटरी, ये बड़ा वाला सिरा, बड़ा वाला धनात्मक सिरा, ये नेगेटिव है ना, ये बैटरी वो है। एक सेल भी होता है, सेल मतलब भी बैटरी होता है। वो सेल वो भी जैसे उसका EMF वगैरह 1.8 वो मानते हैं, तो वो बैटरी होता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, केमिकल, उसमें केमिकल भरा रहता है, तो रासायनिक भरा रहता है, रसायन भरा रहता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे अपन बैटरी के माध्यम से बल्ब जला सकते हैं ना, बल्ब, तो बैटरी के माध्यम से बल्ब जला दिया। या आपने किसान बैटरी देखी होगी गाँव में, या अपनी फोन की बैटरी, या फोन की तो छोड़ो, वो किसान बैटरी देखो, उसमें जो बैटरी बनी रहती है उसमें यहाँ पे कुछ वो रसायन डाला रहता है, जो केमिकल डाला रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे वो बल्ब रोशनी देता है। तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी, वो किससे? इस केमिकल से। तो यहाँ पे बैटरी इसका करेक्ट जवाब होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया दोस्तों, उसका सही जवाब होगा दोस्तों। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कौन सी है? मतलब किसी की पोजीशन है, किसी की पोजीशन है, फिक्स पोजीशन के कारण स्टोर एनर्जी होती है, वो कौन सी होती है दोस्तों? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, मतलब उसकी पोजीशन, एक स्टैटिक पोजीशन के कारण कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, मतलब संचित होती है। हिंदी में बोलूं तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो आपको बताना है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मतलब स्टैटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यू हैव टू टेल। स्थितिज ऊर्जा को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसमें आपके कोई भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का बहाना नहीं चलेगा। देखो दोस्त, कोई सोचे कि हिंदी में लिखे हुए थे इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी की स्थिति, देखो स्थिति मिल रही है ना, तो आप स्थिति से मिल रही है, ये इसका करेक्ट जवाब होगा। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 16 की और दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जल्दी से जल्दी देखें। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से जूल किसका मात्रक है? जूल, जूल होता है ना, वो किसका मात्रक है? कार्य मतलब वर्क का है,
इसको वर्क कहते हैं दोस्तों। कार्य वर्क का है, पावर का है, या संवेग का है, मोमेंटम का है, या इनमें से किसी नहीं। ये देखो, ये वर्क है, इंग्लिश मीडियम के लिए बता दूं, ये वर्क है, ये पावर है, और ये मोमेंटम है, मोमेंटम है। तो बताइए इनमें से किसका जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, जल्दी से जल्दी बताइए। कार्य या वर्क का है, शक्ति पावर का है, या संवेग मोमेंटम का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर शेयर करें। तो इसका आंसर दोस्तों होगा कार्य वर्क। वर्क का होगा दोस्तों, वर्क। वर्क होता है ना अपना कार्य, उसके बारे में होता है। तो अब अपन अगला बात करते हैं, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है दोस्तों, वॉट होती है, वॉट हॉर होती है, वॉट किलोवाट आवर होती है, या किलोवाट होती है। तो आपको जल्दी से जल्दी बताना। ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, लेकिन है इंग्लिश वर्ड, तो इनकी मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट मतलब ऊर्जा की यान वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, वॉट होती है, वॉट आवर होती है, किलोवाट आवर होती है, या किलोवाट होती है। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में डालिए दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं इसकी ऑप्शन होगा किलोवाट हॉर, जिसको लिखते हैं KWH, किलोवाट घंटा हिंदी में लिखना चाहें तो, किलोवाट आवर। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से पढ़ पाओ। देखो, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से जमीन पर गिरती है, ये अपना धरातल है, सारी दुनिया जहाँ रहती है वहां पे गिरती है, गिर रही है, तो यहाँ से यहाँ पे गिर रही है, कहाँ, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली गिर रही है। तो बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, नीचे जाने के साथ साथ टोटल एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी, घटेगी मतलब डिक्रीज होगी, स्थिर रहेगी मतलब फिक्स रहेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी मतलब इंक्रीज होगी क्या, घटेगी मतलब डिक्रीज होगी क्या, स्थिर रहती है मतलब फिक्स रहेगी क्या, पहले बढ़ती है फिर घटती है मतलब फर्स्टली इंक्रीज आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज, ऐसा होता है क्या। तो बताइए आंसर कौन सा आंसर होगा, जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करें। तो मैं आपको बताना चाहूं स्थिर रहेगी। देखो यहां से गिर रही है तो स्थिर रहेगी, कभी गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी वही तो होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना टोटल एनर्जी। चलो दोस्तों ओपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब है फिजिक्स का लेकिन न्यूमेरिकल है दोस्तों। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरण करता है, मतलब कितना एनर्जी ट्रांसफर करता है, कितना एनर्जी ट्रांसफर करता है बताइए, ट्रांसफर। देखो 100 जूल, ये जूल मतलब जी जय, ये है जूल, 600 जूल, 3600 जूल, 6000 जूल, 6000 जूल, 3600, 600 जूल और 100 जूल। आपको बताना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा एक 100 वोल्ट का बल्ब 1 मिनट में। दोस्तों जल्दी से जल्दी, इसका आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं दोस्तों। आप कैलकुलेट करने के लिए तो देखो कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूं टाइम, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसी वैल्यू डाली है जो बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, VIT, VI मतलब पावर होता है दोस्तों, तो E इक्वल टू PT। ये पावर है, ये टाइम है, टाइम इन सेकंड में है, और ये पावर वोट में है, और ये पूरा मिलके वोट सेकंड जूल हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सोल्व करना चाहूँ एनर्जी ट्रांसफर, तो पावर इज इक्वल टू 100 वोट और इनटू 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गुना करूं तो दोस्तों ये 6 और 100 से गुना करूं तो ये 6000 आ गया, 6000 जूल। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन होगा। जिसने भी यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन आंसर दिया उसका करेक्ट जवाब है। और ये प्रश्न एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10वीं 10th क्लास और 9th क्लास में आता रहता है। 10th बोर्ड में ये अक्सर बड़े क्वेश्चन के साथ में एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें यूनिट और टोटल कंजप्शन और टोटल एक्सपेंसेस निकालना होता है, खर्चा निकालना होता है दोस्तों, उसमें ये पूछा जाता है। अब अपन बढ़ते हैं थोड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से देखें इस क्वेश्चन को, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों। मतलब शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है, शक्ति मतलब पावर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट या फंडामेंटल
यूनिट ऑफ पावर, पावर की सबसे छोटी इकाई या मूलभूत इकाई कौन सी है? वोट है, किलोवोट है, अश्व शक्ति है या मिलीवोट है? जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए वोट होगा। यहाँ पे वोट इसकी फंडामेंटल सबसे छोटी इकाई है वोट। और अश्व शक्ति के बारे में बताना चाहूँ, 1 HP कहते हैं इसको, इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स मतलब घोड़ा यानी अश्व, पावर मतलब शक्ति, उसी के नाम से निकला। 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं दोस्तों, है ना, 746 वोट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। तो आज की बहुत ही शानदार क्विज रही है जनरल साइंस की। कल भी दोस्तों जनरल साइंस ही होगा, कल अपना क्विज जनरल साइंस पे ही बेस्ट होगा, तो आप जनरल साइंस ही प्रिपेयर करें। मैं ये नहीं बताऊंगा कि फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा, इन्वायरमेंट का होगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्स आ सकते हैं, है ना, किसी के पहले आ सकते हैं, किसी के बाद में आ सकते हैं। तो आप इसकी जनरल साइंस को भी पढ़ते रहे, 1-2 दिन जनरल साइंस का चलेगा, उसके बाद वापिस किसी और पे आएगा, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, या फिर और किसी इंटरेस्टिंग चीज पे, या मैथमेटिक्स की रीजनिंग पे। जल्दी से जल्दी दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि भाई जनरल साइंस चल रहा है। बहुत से मेरे साइंस वाले दोस्त जीके में घबराए हुए थे, तो उनको बता दूं कि जनरल साइंस चल रहा है, इसमें तो अपना, है ना, अपना आओ और जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि बाकी दुनिया को भी पता चल सके आप साइंस वालों का, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, है ना, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।